आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। आशीर्वाद। तीसरे पहर का समय था। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था और सामने से संध्या फुर्ती के साथ पांव बढ़ाए चली आती थी। शर्मा महाराज बूटी की धुन में लगे हुए थे। आशीर्वाद। तीसरे पहर का समय था। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था और सामने से संध्या फुर्ती के साथ पांव बढ़ाए चली आती थी। शर्मा महाराज बूटी की धुन में लगे हुए थे। सिलबट्टे से भंग रगड़ी जा रही थी। मिर्च मसाला साफ हो रहा था। बादाम इलायची के छिलके उतारे जाते थे। नागपुरी नारंगियां छीलकर रस निकाला जाता था। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं। चीलें नीचे उतर रही हैं। तबीयत भुरभुरा उठी, इधर भंग उधर घटा, बहार में बहार। इतने में वायु का बेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हुई। अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगीं, साथ ही तड़तड़ धड़धड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं। ओले थमे, कुछ वर्षा हुई। बूटी तैयार हुई। बम भोला कह के शर्माजी ने एक लोटा भर चढ़ाए। ठीक उसी समय लालंडिगी पर बड़े लाट मिंटो ने बंदेश के भूतपूर्व छोटे लाट उड्डन की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ते में ये दो आवश्यक काम हुए। भेद इतना ही था कि शिवशंभु शर्मा के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती थीं और लॉर्ड मिंटो के सिर या छाते पर। भंग छानकर महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी। कुछ काल सुषुप्ति के आनंद में निमग्न रहे। अचानक धड़-धड़ तड़तड़ के शब्द ने कानों में प्रवेश किया। आंखें मलते उठे। वायु के झोंकों से किवाड़ पुरजे पुरजे हुआ चाहते थे। बरामदे के टीनों पर तड़ातड़ के साथ ठनाका भी होता था। एक दरवाजे के किवाड़ खोलकर बाहर की ओर झांका तो हवा के झोंके ने 10-20 बूंदों और 2-4 ओलों से शर्मा जी के श्रीमुख का अभिषेक किया। कमरे के भीतर भी ओलों की एक बौछार पहुंची। फुर्ती से किवाड़ बंद किए, तथापि एक शीशा चूर हुआ। समझ में आ गया कि ओलों की बौछार चल रही है। इतने में ठन ठन कर बंद किए, तथापि एक शीशा चूर हुआ। समझ में आ गया कि ओलों की बौछार चल रही है। इतने में ठन ठन करके 10 बजे। शर्मा जी फिर चारपाई पर लंबायमान हुए। कान, टीन और ओलों के सम्मिलन की ठनाठन का मधुर शब्द सुनने लगे। आंखें बंद, हाथ पांव सुखमे। पर विचार के घोड़े को विश्राम न था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशे में विचारों का तार बंधा कि बड़े लाट फुर्ती से अपनी कोठी में घुस गए होंगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे, पर वह चीलें कहाँ गई होंगी? ओलों से उनके बाजू कैसे बचे होंगे? जो पक्षी इस समय अपने अंडे बच्चों समेत पेड़ों पर पत्तों की आड़ में हैं या घोंसलों में छिपे हुए हैं, उन पर क्या गुजरी होगी? जरूर झड़े हुए फलों के ढेर में कल सवेरे इन बदनसीबों के टूटे अंडे, मरे बच्चे और इनके भीगे सिसकते शरीर पड़े मिलेंगे। हाँ, शिवशंभु को इन पक्षियों की चिंता है, पर हाँ, शिवशंभु को इन पक्षियों की चिंता है, पर यह नहीं जानता कि इस अभ्रस्पर्शी अट्टालिकाओं से परपूरित महानगर में सहस्रों अभागे रात बिताने को झोंपी भी नहीं रखते। इस समय सैकड़ों अट्टालिकाएं शून्य पड़ी हैं। उनमें सहस्रों मनुष्य सो सकते, पर उनके ताले लगे हैं और सहसों में केवल 2-2 4-4 आदमी रहते हैं। अहो, तिस पर भी इस देश की मिट्टी से बने हुए सहस्रों अभागे सड़कों के किनारे इधर उधर की सड़ी और गीली भूमियों में पड़े भीगते हैं। मैले चिथड़े लपेटे वायु वर्षा और ओलों का सामना करते हैं। सवेरे इनमें से कितनों ही की लाशें जहां तहां पड़ी मिलेंगी। तू इस चारपाई पर मौजें उड़ा रहा है। आन की आन में विचार बदला, नशा उड़ा, हृदय पर दुर्बलता आई। भारत, तेरी वर्तमान दिशा में हर्ष को अधिक देर स्थिरता कहाँ? कभी कोई हर्षसूचक बात 10-20 पल के लिए चित्त को प्रसन्न कर जाए तो वही बहुत समझना चाहिए। प्यारी भंग,
तेरी कृपा से कभी कभी कुछ काल के लिए चिंता दूर हो जाती है। इसी से तेरा सहयोग अच्छा समझा है। नहीं तो यह अधबूढ़ा भंगड़ क्या सुख का भूखा है। घावों से चूर जैसे नींद में पड़कर अपने कष्ट भूल जाता है अथवा स्वप्न में अपने को स्वस्थ देखता है, तुझे पीकर शिवशंभु भी उसी प्रकार कभी कभी अपने कष्टों को भूल जाता है। चिंता स्रोत दूसरी ओर फिरा। विचार आया कि काल अनंत है। जो बात इस समय है वह सदा न रहेगी। इससे एक समय अच्छा भी आ सकता है। जो बात आज 8-8 आंसू रुलाती है वही किसी दिन बड़ा आनंद उत्पन्न कर सकती है। एक दिन ऐसी ही काली रात थी। इससे भी घोर अंधेरी भादो कृष्णा अष्टमी की अर्धरात्रि। चारों ओर घोर अंधकार वर्षा होती थी, बिजली कौंधती थी, घन गरजते थे। यमुना उत्ताल तरंगों में बह रही थी। ऐसे समय में एक दृढ़ पुरुष एक सद्यजात शिशु को गोद में लिए मथुरा के कारागार से निकल रहा था। शिशु की माता शिशु के उत्पन्न होने के हर्ष को भूलकर दुख से विह्वल होकर चुपके चुपके आंसू गिराती थी, पुकार कर रो भी नहीं सकती थी। बालक उसने उस पुरुष को अर्पण किया और कलेजे पर हाथ रखकर बैठ गई। सुध आने के समय से उसने कारागार में ही आयु बिताई है। उसके कितने ही बालक वहीं उत्पन्न हुए और वहीं उसकी आंखों के सामने मारे गए। यह अंतिम बालक है। कड़ा कारागार, विकट पहरा, पर इस बालक को वह किसी प्रकार बचाना चाहती है। इसी से उस बालक को उसने पिता की गोद में दिया है कि वह उसे किसी निरापद स्थान में पहुंचा आवे। वह और कोई नहीं थे, यदुवंशी महाराज वसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण। वह और कोई नहीं थे, यदुवंशी महाराज वसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण। उसी को उस कठिन दिशा में, उस भयानक काली रात में वह गोकुल पहुंचाने जाते हैं। कैसा कठिन समय था, पर दृढ़ता सब विपदों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सुगम कर देती है। वसुदेव सब कठिनाइयों को सुगम कर देती है। वसुदेव सब कष्टों को सहकर यमुना पार करके भीगते हुए उस बालक को गोकुल पहुंचाकर उसी रात कारागार में लौट आए। वही बालक आगे कृष्ण हुआ, ब्रज का प्यारा हुआ, माँ बाप की आंखों का तारा हुआ, यदुकुल मुकुट हुआ। उस समय की राजनीति का अधिष्ठाता हुआ। जिधर वह हुआ उधर विजय हुई, जिसके विरुद्ध हुआ उसकी पराजय हुई। वही हिंदू का सर्वप्रधान अवतार हुआ और शिव शंभु शर्मा का इष्ट देव, स्वामी और सर्वस्व। वह कारागार भारत संतान के लिए तीर्थ हुआ। वहां की धूल मस्तक पर चढ़ाने के योग्य हुई। बर जमीने की निशानेक फे पाए तो वुवद सालहा सिजदे साहिब नजरा ख्वाहद बूद। जिस भूमि पर तेरा पद चिन्ह है, दृष्टि वाले सैकड़ों वर्ष तक उस पर अपना मस्तक टेकेंगे। तब तो जेल बुरी जगह नहीं है। पंजाबी के स्वामी और संपादक को जेल के लिए दुख न करना चाहिए। जेल में कृष्ण ने जन्म लिया है। इस देश के सब कष्टों से मुक्त करने वाले ने अपने पवित्र शरीर को पहले जेल की मिट्टी से स्पर्श कराया। उसी प्रकार पंजाबी के स्वामी लाला यशवंत राय ने जेल में जाकर जेल की प्रतिष्ठा बढ़ाई, भारतवासियों का सिर ऊंचा किया, अग्रवाल जाति का सिर ऊंचा किया। उतना ही ऊंचा जितना कभी स्वाधीनता और स्वराज्य के समय अग्रवाल जाति का अग्रही में था। उधर एडिटर मी अथावले ने स्थानीय ब्राह्मणों का मस्तक ऊंचा किया, जो उनके गुरु तिलक को अपने मस्तक का तिलक समझते हैं। सुरेंद्रनाथ ने बंगाल की जेल की और तिलक ने बंबई की जेल का मान बढ़ाया था। यशवंत राय और अथावले ने लाहौर की जेल को वही पद प्रदान किया। लाहौरी जेल की भूमि पवित्र हुई। उसकी धूल देश के शुभचिंतकों की आंखों का अंजन हुई। जिन्हें इस देश पर प्रेम है, वह इन दो युवकों की स्वाधीनता और साधुता पर अभिमान कर सकते हैं। जो जेल चोर डकैतों दुष्ट हत्यारों के लिए है, जब उस सज्जन साधु शिक्षित
स्वदेश और स्वजाति के शुभचिंतकों के चरण स्पर्श हों तो समझना चाहिए कि उस स्थान के दिन फिरे। ईश्वर की उस पर दया दृष्टि हुई। साधुओं पर संकट पड़ने से शुभ दिन आते हैं। इससे सब भारतवासी शोक संताप भूलकर प्रार्थना के लिए हाथ उठावें कि शीघ्र वह दिन आवे कि जब एक भी भारतवासी चोरी, डकैती, दुष्टता, व्यभिचार, हत्या, लूट खसोट, जाल आदि दोषों के लिए जेल में न जाए तो देश और जाति की प्रीति और शुभचिता के लिए, दीनों और पददलित निर्बलों को सबलों के अत्याचार से बचाने के लिए, हाकिमों को उनकी भूलों और हार्दिक दुर्बलता से सावधान करने के लिए और सरकार को सुमंत्रणा देने के लिए। यदि हमारे राजा और शासक हमारे सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदय की स्वच्छता को भी दोष समझें और यदि हमारे राजा और शासक हमारे सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदय की स्वच्छता को भी दोष समझें और हमें उसके लिए जेल भेजें तो वैसी जेल हमें ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए और जिन हथकड़ियों हमारे निर्दोष देशबांधवों के हाथ बंधे उन्हें हिममय आभूषण समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि हमारे ईश्वर में इतनी शक्ति हो कि वह हमारे राजा और शासकों को हमारे अनुकूल कर सके और उन्हें उदारचित और न्यायप्रिय बना सके तो इतना अवश्य करे कि हमें सब प्रकार के दोषों से बचाकर न्याय के लिए जेल काटने की शक्ति दे, जिससे हम समझें कि भारत हमारा है और हम भारत के। इस देश के सिवा हमारा कहीं ठिकाना नहीं। रहें इसी देश में, चाहे जेल में चाहे घर में। जब तक जिए और जब प्राण निकल जायम तो यहीं की पवित्र मिट्टी में मिल जायम। भारत मित्र 30 मार्च 1907। शाइस्ता खान का खत एक। फुलर साहब के नाम। भाई फुलरजंग, 200 साल के बाद तुमने फिर एक बार नवाबी जमाने को ताज़ा किया है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया किस जुबान से अदा करूं। मैंने तो समझा था कि हम लोगों की बदनाम नवाबी हुकूमत की दुनिया में फिर कभी इज्जत न होगी। उस पर अमल दरामद तो क्या, उसका नाम भी अगर कोई लेगा तो गाली देने के लिए। मेरा ही नहीं, मेरे बाद भी जो नवाब हुए उन सब का यही ख्याल है। मगर अब देखता हूँ कि जमाने का इनकलाब एक बार फिर से हम लोगों के कारनामों को ताज़ा करना चाहता है। अपनी हुकूमत के जमाने में मैंने कितने ही काम अपनी मर्जी से किए और कितनी ही लाचारी से। उनमें से कितनों ही के लिए मैं निहायत शर्मिंदा हूँ। अपने ऊपर मुझे आप नफरत आती है। मैंने देखा कि उन कामों का नतीजा बहुत खराब हुआ। हुकूमत के नशे में उस वक्त बुरा भला कुछ न सोचा, मगर अंजाम जो कुछ हुआ वह सारे जमाने ने देख लिया। यानी हमारी कौम को बहुत जल्द हुकूमत से छुट्टी मिल गई और जिस बादशाह का मैं नायब बनकर बंगाल का नाजिम हुआ था, उसने मरने से पहले अपनी हुकूमत का जवाल अपनी आंखों से देखा। बंगाल में मेरे बाद फिर किसी को नाजिम नहीं होना पड़ा। गर्जे के मैंने खूब गौर करके देखा, बंगाल में या हिंदुस्तान में नवाबी जमाना फिर होने की कुछ जरूरत नहीं है। इन 200 साल में कितनी ही बातें मैंने जान ली हैं। जमाने के कितने ही उलट पलट देखे और समझे, उसकी चाल पर खूब निगाह जमा कर देखा, मगर कहीं नवाबी के खड़ा होने की गुंजाइश न पाए। लेकिन देखा जाता है कि तुम्हारे जी में नवाबी की ख्वाहिश है। तुम बंगाल के हिंदुओं को धमकाते हो कि उनके लिए फिर शाइस्ता खान का जमाना ला दिया जाएगा। भाई वले, मैंने जब से ये खबर अपने दोस्त नवाब अब्दुल लतीफ़ खां से सुनी है तब से हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ जाते हैं। अकेला मैं ही नहीं हंसा, बल्कि जितने मुझसे पहले और पीछे के नवाब यहाँ बहिश्त में मौजूद हैं सब एक बार हंसे। यहाँ तक कि हमारे सिका सूरत बादशाह औरंगजेब भी, जो उस दुनिया में कभी न हंसे थे, इस वक्त अपनी हंसी को रोक न सके। हंसी इस बात की थी कि बेसमझे ही तुमने मेरे जमाने का नाम लिया है। मालूम होता है कि तुम्हें इल्म तवारीख से बहुत कम मज़ है। अगर तुम्हें मालूम होता कि मेरा जमाना बंगालियों के बनिस्बत तुम फिरंगियों के लिए ज़्यादा मुसीबत का था, तो शायद उसका नाम भी न लेते।
तुमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ बहिश्त में भी अंग्रेजी अखबार पढ़े जाते हैं। मेरे जमाने में तो तुम लोगों की गिटपिट बोली को ख्याल ही में कौन लाता था, पर मैंने मालूम किया है कि मेरे बाद भी उसकी कुछ कदर न थी। यहाँ तक कि गदर के जमाने में दिल्ली के मुसलमान तुम्हारी बोली को गुरदामिया बोली कहा करते थे। मगर इस वक्त यहाँ भी तुम्हारी बोली की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब वह कुल हिंदुस्तान में छाई हुई है और हिंदुस्तान की खबरों को जानने का यहाँ वालों को भी शौक रहता है। इसी से अंग्रेजी अखबारों की जरूरी खबरें यहाँ वाले भी नवाब अब्दुल लतीफ खां वगैरह से सुन लिया करते हैं। भाई नवाब फुला, मैं सच कहता हूँ कि मेरा जमाना बुलाना तुम कभी पसंद न करोगे। मुझे ताज्जुब है कि किसी अंग्रेज ने तुम्हारे ऐसा कहने पर तुम्हें गंवार नहीं कहा। उस वक्त तुम लोग क्या थे, जरा सुन डालो। तुम कई तरह के फरंगी इस मुल्क में अपने जहाजों में बैठकर आने लगे थे। बंगाल में वलंदेज, पुर्तगीज, फरासीसी और तुम लोगों ने कई मुकामों में अपनी कोठियां बनाई थीं और तिजारत के बहाने कितनी ही तरह की शरारतें सोचा और किया करते थे। वह फरंगी चोरियां करते थे, डाके डालते थे, गांव जलाते थे। जब हम लोगों को यह मालूम हुआ कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तिजारत के बहाने से तुम इस मुल्क पर दखल कर बैठने की फिक्र में हो, तब तुम लोगों को यहाँ से मार के भगाना पड़ा और सिर्फ बंगाल ही से नहीं, सारे हिंदुस्तान से निकालने का भी हमारे बादशाह ने बंदोबस्त किया था। जुल्म से ये सुलूक तुम्हारे साथ नहीं किया गया, बल्कि तुम्हारी शरारतों के सबब से। इसके बाद 50 साल तक तुम अपने पांव से खड़े न हो सके। ये कायदा है कि दूसरी कौम की हुकूमत ही को लोग जुल्म से भी बढ़कर जुल्म समझते हैं। इससे हिंदू हमारी हुकूमत को उस जमाने में बुरा समझते हों तो एक मामूली बात है। तो भी मैं तुम्हारे जानने को कहता हूँ कि हम मुसलमानों ने बहुत दफे हिंदुओं के साथ इंसानियत का बर्ताव भी किया है। बहुत सी बदनामियों के साथ मेरी हुकूमत के वक्त की एक नेकनामी बंगाली की तवारीख में ऐसी मौजूद है, जिसकी नजीर तुम्हारी तवारीख में कहीं भी न मिलेगी। मैंने बंगाले के दारुस सल्तनत ढाके में 1 रुपये के 8 मन चावल बिकवाए थे। क्या तुम में वह जमाना फिर ला देने की ताकत है? मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत में ये बात नामुमकिन है। अंग्रेजी में ऐसा न हुआ, न है और न हो सकता है। जहाँ तुम्हारी हुकूमत जाती है, वहीं खाने पीने की चीजों को एकदम आग लग जाती है। क्योंकि तुम तो हम लोगों की तरह खाली हाकिम ही नहीं हो, साथ साथ बक्काल भी हो। उस अपने बक्कालपन की हिमायत के लिए ही हमारे जमाने को बंगाल में खींचकर लाना चाहते हो। जो बादशाह भी है और बक्काल भी है, उसकी हुकूमत में खाने पीने की चीजें सस्ती कैसे हों? मेरी हुकूमत का एक सबसे बड़ा इल्जाम मैं खुद बताता हूँ। अपने बादशाह के हुक्म से मैंने बंगाल के हिंदुओं पर जिजिया लगाया था, पर वह तुम फरंगियों पर भी लगाया था। तुम लोग चालाक थे, कुछ घोड़े और तोहफा तहायफ देकर बच गए। हिंदुओं के साथ झगड़ा हुआ, उनके 2-4 मंदिर टूटे और एक इज्जतदार रईस कैद हुआ। इसी के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और इसका बदला भी हाथों पाया और इसी का खौफ तुम अपने इलाके के हिंदुओं को दिलाते हो। वरना ये हिम्मत तो तुम में कहाँ कि मेरे जमाने की तरह हिंदुओं को हर बार हथियार बांधने दो और 8 मन का गल्ला खाने दो। तुम लोगों ने जो महसूल इस मुल्क पर लगाए हैं, वह क्या कभी इस मुल्क की खाने पीने की चीजों को सस्ता होने देंगे? तुम्हारा नमक का महसूल जिजिए से किस बात में कम है? भाई फुलरजंग, कितने ही इल्जाम चाहे मुझ पर हों, एक बार मैंने इस मुल्क की रैयत को जरूर खुश किया था। मगर तुमने हुकूमत की बाग हाथ में लेते ही गुरखों को अपने वहदे पर मुकर्रर किया है। बच्चों के मुंह से बंदे मादरम सुनकर तुम झुमे से बाहर होते हो, इतने पर भी लेते ही गुरखों को अपने वहदे पर मुकर्रर किया है। बच्चों के मुंह से बंदे मादरम सुनकर तुम जामे से बाहर होते हो,
इतने पर भी तुम मेरी या किसी दूसरे नवाब की हुकूमत से अपनी हुकूमत को अच्छा समझते हो। तुम्हें आफरीन है। तुमने बिगड़ कर कहा है कि तुम बंगालियों को 500 साल पीछे फेंक दोगे। अगर ऐसा हो तो भी बंगाली बुरे न रहेंगे। उस वक्त बंगाल में एक ऐसे राजा का राज था जिसने हिंदुओं के लिए मंदिर और मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनवाई थीं, और उस राजा के मर जाने पर हिंदू उसकी लाश को जलाना और मुसलमान गाड़ना चाहते थे। वह जमाना तुम्हारे जैसा हाकिम क्यों आने देगा? तुम तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर हुकूमत करने की बहादुरी समझते हो और इस वक्त मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत जाहिर कर रहे हो। मगर तुम लोगों की मोहब्बत कलकत्ते में उस लाठ के बनाने से ही समझदार मुसलमान समझ गए, जो तुम्हारा एक चलता अफसर सिराजुद्दौला का मुंह काला करने के लिए एक कियासी वक़ुए की यादगारी के तौर पर बना गया है। मुसलमानों से तुम्हारी जैसी मोहब्बत है, उसे वह लाठ पुकार पुकार कर कह रही है। अखीमे में तुमको एक दोस्ताना सलाह देता हूँ कि खबरदार कभी पुराने जमाने को फिर लाने की कोशिश न करना। तुम लोगों को मैं सदा कमीने, झगड़ालू लोग और बेईमान बक्काल कहा करता। मेरे बाद भी तुम्हारे कर्मों से इस मुल्क के लोगों को कभी मोहब्बत नहीं हुई। यहाँ तक कि खुदा ने तुम्हें इस मुल्क का मालिक कर दिया तो भी लोगों का एतबार तुम पर न हुआ। हाँ, एक तुम्हारी जन्नत अमकानी मलिका विक्टोरिया का जमाना ही ऐसा हुआ, जिसमें इस मुल्क के लोगों ने तुम लोगों की हुकूमत की इज्जत की, क्योंकि उस मलिका मुहजमाने अदल से इस मुल्क के लोगों का दिल अपने हाथ में लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम उस हासिल की हुई इज्जत को खो। रैयत के दिल में इंसाफ का सिक्का बैठता है, जुल्म का नहीं। जुल्म के लिए हम लोग बदनाम हो चुके, तुम क्यों बदनाम होते हो? जुल्म का नतीजा हम भोग चुके हैं, पर तुम्हें उससे खबरदार करते हैं। अपने कामों से साबित कर दो कि तुम इंसान हो, खुदाटज हो, यहाँ की रैयत को पालने आए हो, लोगों को गिरी हालत से उठाने आए हो। लोग यह न समझे कि मतलबी हो, ना खुदाटज हो, अपने मतलब के लिए इस मुल्क के लड़कों को बंदे मातरम कहने से भी बंद करते हो। ख्याल रखो कि दुनिया चंदरोजा है। आखिर सबको उस दुनिया से काम है जिसमें हम हैं। सदा कोई रहा न रहेगा, नेकनामी या बदनामी रह जावेगी। तुम जुल्म से बंगालियों को मत रुलाओ, बल्कि ऐसा करो जिससे तुम्हारे लिए तुम्हारे अलग होने के वक्त बंगाली खुद रोवें। फ़कत शाइस्ता खां, अज जन्नत। भारत मित्र, 25 नवंबर 1905 ई। शाइस्ता खां का खत दो। फुलर साहब के नाम। बरादरम फुलर जंग, तुम्हारी जंग खत्म हो गई। ये लड़ाई तुम साफ हारे। तुमने अपनी शमशीर भी म्यान में कर ली। इससे अब तुम्हारे अलकाब में जंग जोड़ने की जरूरत नहीं है। पर जिस तरह तुम्हारी नवाबी छिन जाने पर भी हिंदुस्तानी सरकार तुम्हें बंबई में विलायती जहाज पर तुम्हारे मामूली नवाबी ठाट से चढ़ा देना चाहती है, उसी तरह मैंने भी मुनासिब समझा कि उस वक्त तक तुम्हारा अलकाव भी बदस्तूर रहे। इसमें हर्ज ही क्या है? सचमुच तुम्हारी हुकूमत का अंजाम बड़ा दर्दनाक हुआ, जिसे तुमने खुद दर्दनाक बताया है। मुझे उसके लिए ताज्जुब नहीं, क्योंकि वह अटल था, पर अफसोस है कि इतना जल्द हुआ। मैं जानता था कि ऐसा होगा, उसका इशारा मेरे पहले खत में मौजूद है, पर यह ख्याल न करता था कि 10 ही महीने में तुम्हारी नकली नवाबी तय हो जाएगी। वल्लाह, भांति के तमाशे को भी मात किया। अभी गुठली थी, जरा सा पानी छिड़क कर 2 छटाक मिट्टी में दबा देने से फूट निकली। 2 पत्ते निकल आए, 4 हुए, बहुत हुए, पेड़ हुआ, फल लगे। थोड़ी देर में वही गुठली और वही टीन का लोटा मियाँ मदारी के हाथ में रह गया। तुमने ये सुनकर कि नवाबों के कई कई बेगमें होती थीं, अपने रियायामन से 2 बेगमें फर्ज कीं। मगर उनमें जो होशियार थी, उसने तुम्हें मुंह न लगाया और न तुम्हारी नवाबी तस्लीम की। जो भोली थी, उसे तुमने रिझाया।
पर वह बेचारी अभी यह समझने न पाई थी कि तुम उसके हुस्न सीट पर नहीं रीझे, बल्कि होशियार बेगम की बेइतनाई से कुढ़कर मतलब की मोहब्बत दिखाते थे, जिसकी बुनियाद निहायत कमजोर थी। अफसोस तुम्हारी यह शान भी न चली। सिर्फ 2 बेगमों को भी तुम न रिझा सके। सच है, कहीं बुलहोई भी मोहब्बत हो सकती है। और तुमने सुना होगा कि नवाब सख्ती बहुत किया करते थे। उनके अमल में सब तरह की अंधाधुंध चल सकती थी। इसी से तुमने भी सख्ती और अंधाधुंध शुरू की। अपनी जबरदस्ती से तुमने उस जोश को रोकना चाहा, जो अपने मुल्क की बनी चीजों के फैलाने हो। गैरमुल्क की चीजों के रोकने के लिए बंगाल में बड़ी तेजी से फैल रहा था। तुमने इस बात पर ख्याल न किया कि जो जोश तुम्हारे अफसर आला की सख्ती से पैदा हुआ है, वह सख्ती और जबरदस्ती से कैसे दब सकता है। शायद तुमने समझा कि वह पूरी सख्ती से दबाया नहीं गया, इसी से फैला है। तुम्हारी सख्ती उसे दबा देगी और जो काम तुम्हारे खुदावंद से न हुआ, उसके कर डालने की बहादुरी तुम हासिल कर लोगे। मगर अब तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि ऐसा समझने में तुमने कितनी बड़ी गलती खाई। तुम्हारे आला अफसर ने यह ओहदा तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें नहीं दिया था, बल्कि अपनी जिद पूरी कराने या अपना उल्लू सीधा कराने के लिए। मगर उसकी वह आरजू पूरी न हुई, उल्टी तुम्हें तकलीफ और खिफ़्फ़त उठानी पड़ी। तुम सच जानो, तुम्हारे ओहदे पर बैठने के लिए तुमसे बढ़कर लायक और हकदार लोग कई मौजूद थे। मगर वह लोग थे जो अपनी अक्ल से काम लेते और इस बात पर खूब गौर करते कि सख्ती करके जब हमारे आला अफसर ने शिकस्त खाई है तो हमें उसमें फतह कैसे हासिल होगी। तुम्हें भी अगर इतना सोचने की मोहलत मिलती तो तुम चाहे इस ओहदे ही को कबूल न करते या उस रास्ते को तर्क करते जिस पर तुम चलकर खराब हुए। देखो भाई, जो गुजर गया है उसे कोई लौटा नहीं सकता। बहकर दूर निकल गया हुआ नदी का पानी क्या कभी फिर लौटा है? 500 बरस का या मेरा 2 सवा 2 100 साल का जमाना फिर लौटा लेना तो बहुत बड़ी बात है। तुम अपनी नवाबी के बीते हुए 10 महीनों को भी लौटाने की ताकत नहीं रखते। क्या तुम सन 1906 ईस्वी को पीछे हटाकर 1406 बना सकते हो? नहीं भाई, इतने वर्ष तो कहाँ, तुममें 20 अगस्त को 19 बनाने की भी ताकत नहीं है। जरा 500 साल पहले की अपने मुल्क की तारीख पर निगाह डालो। उस वक्त तुम्हारी कौम क्या थी? अगर तुम किसी तरह उस जमाने तक पहुंच जाओ तो अपनी शक्ल पहचान न सको। दुनिया तारीख दिखाई देने लगे और तुम खौफ से आंखें बंद कर लो। दुनिया में तुम्हें अपना कोई मातहत मुल्क नजर न आवे, बल्कि अपने ही मुल्क में तुम्हें अपने को बेगाना समझना पड़े। हिंद में मेरा जमाना लाने के लिए तुम्हें रेल तार तोड़ने, दुखानी जहाज गारत करने, डाक उठवा देने, गैस बिजली दुखानी जहाज गारत करने, डाक उठवा देने, गैस बिजली वगैरह को जहन्नम रसीद कर देने की जरूरत है। नहरें पटवा देने और सड़कें उठवा देने की जरूरत है। साथ ही तालीम को नेस्तनाबूद कर देने की जरूरत है। तुम सबको छोड़कर एक तालीम को मिटाने की तरफ झुके थे। ये हिदायत तुम्हें तुम्हारे मालिक मुर्शिद लॉर्ड कर्जन की तरफ से हुई थी, पर अंजाम और ही हुआ। तालीम गारत न हुई, बल्कि और तरक्की पा गई। बंगाली अपना कौमी दारुल-उलूम बनाते हैं। गारत हुई पहले तुम्हारी नेकनामी और पीछे नौकरी। रियाया और मदरसे के तुलबा से लड़ते लड़ते तुमने नवाबी खत्म की। लोगों को आम जलसे करने और कौमी नारे मारने से रोका। लड़कों को अपने मुल्की माल की तरफ मुतवज्जह देखकर तुमने उनको जेल में भिजवाया, स्कूलों से निकलवाया और पिटवाया। तुम्हारे इलाके बरी साल में तुम्हारे माथतों ने इस मुल्क की रियाया के सबसे आला इज्जतदार और तालीम याफ्ता बेइज्जत करने की निहायत खफीफ हरकत की। तुमने अपने माथतों का इसमें साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि हाईकोर्ट से तुम्हारे कामों की मलामत हुई। तुमने बड़ी शेखी से कहा था कि हाईकोर्ट मेरा कुछ नहीं कर सकती, पार्लियामेंट मेरे हुक्म को रोक नहीं सकती।
मगर दोनों बातें गलत साबित हुई। हाईकोर्ट से तो तुमने मलामत सुनी ही, पार्लियामेंट से भी वह सुनी कि सारी नवाबी भूल गए। तुम्हारी होशियारी और लियाकत का इसी से पता लगता है कि तुम्हारे अफसर का हुक्म पहुंचने से पहले तुम्हारे सूबे में एक बंदे खुदा को बेवक्त फांसी हो। तुम्हारी इन हरकतों पर यहाँ जन्नत में खूब खूब चर्चे होते हैं। पुराने बादशाह और नवाब कहते हैं कि भाई ये फरंगी खूब हैं। एशियाई लोगों के ऐब तलाश करने ही को यह अपनी बहादुरी समझते हैं। दिखाने को तो उन ऐबों से नफरत करते हैं, पर हकीकत देखिए तो उनको चुन चुन कर काम में लाते हैं, मगर हुनरों से चश्मपोशी करते हैं। तुम लोग हमारे जमाने के ऐबों को काम में लाने से नहीं हिचकते, मगर उस जमाने के हुनरों की नकल करने की तरफ ख्याल नहीं दौड़ाते, क्योंकि वह टेढ़ी खीर है। कहाँ 8 मन के चावल और कहाँ हथियार बांधने की आज़ादी। 8 मन के चावलों की जगह तुम खुश्कसाली और 10 आदमियों का मिलकर निकलना, मजलिसें करना और वंदे मातरम कहना बंद किए जाते हो। अरे यार, इतना तो सोचा होता कि पिंजरे में भी चिड़िया बोल सकती है, कैद में भी जबान कैद नहीं होती। तुमने गजब किया, लोगों का मुंह तक सी दिया था। और भी अहले जन्नत ने एक बात पर गौर किया है, वह ये कि किस भरोसे पर तुम अपने सूबे के लोगों को मेरे जमाने में फेंक देने की जुर्रत करते थे। इसकी वजह सुनिए। तुम खूब जानते हो कि तुम्हारी 150 साल की हुकूमत ने तुम्हारे सूबे के लोगों को कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया। वह करीब करीब 200 साल पहले के जमाने ही में है। तुम उनको बढ़ाते तो आज वह तुमसे किसी बात में सिवा चमड़े के रंग के कम न होते। पर तुमने उन्हें वहीं रखा, बल्कि उनकी कुछ पुरानी खूबियां छीन ली और पुराने हुकूक जब्त कर लिए। दी थी कुछ तालीम और कुछ नौकरियां, उन्हीं को छीनकर तुम उन्हें औरंगजेब के जमाने में फेंकना चाहते थे, वरना और दिया ही क्या था जो छीनते, और बढ़ाया ही क्या था जो घटाते। अपनी 10 महीने की नवाबी से तुम खुद तंग आ गए थे। इसी से कयास कर लो कि गरीब रैयत को कैसी तकलीफ हुई होगी। सब तुम्हारे जाने से खुश हैं, ताहम खुशकिस्मती से हमारी मरहूम कौम रोने को तैयार है। उसे तुम प्यारी बेगम कहकर बेवा बना चले हो, वह तुम्हारे फिराक में टिस्वे बहाती है। तुम्हें घर तक पहुंचा देने में वो टिस्वे तुम्हारी मदद करेंगे। भाई, हमारी कौम की सल्तनत गई, हुकूमत गई, शानो शौकत गई, पर जिहालत और गुलामी की आदत न गई। वह मर्द नहीं बनना चाहती, बल्कि रान रहकर सदा एक खाविन तलाश करती रहती है। देखें तुम्हारे बाद क्या करती है। तूल फुजूल है। तुम चले, अब कहने से ही क्या है, पर जो तुम्हारे जानशीन होते हैं, वह सुन रखें कि जमाने के बहते दरिया को लाठी मार के कोई नहीं रोक सकता। दूसरे को तंग करके कोई खुश रह नहीं सकता। अपने मुल्क को जाओ और खुदा तौफीक दे तो हिंदुस्तान के लोगों को कभी कभी दुआएं खैर से याद करना। विस्सलाम। शाइस्ता खां, अज जन्नत। भारत मित्र, 18 अगस्त 1906। सर सैयद अहमद का खत। अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों के नाम। मेरे प्यारों, मेरी आंखों के तारों, मेरी कौम के नौनिहाल। जिंदगी में मैंने इज्जत, नामवरी बहुत कुछ हासिल की, मगर यह कहूँगा और मेरा ये कहना बिल्कुल सच है कि तुम्हारी बेहतरी की तदबीर ही में मैंने अपनी उम्र पूरी कर दी। तुम लोगों की तरक्की और बेहबूदी के ख्याल ही को मैं अपनी जिंदगी का हासिल समझता रहा। होश संभालने के दिन से आखिर दम तक इस कौम मरहूम का मरसिया ही मेरी जुबान पर जारी था। लाख लाख शुक्र की जगह है कि मेरी मेहनत बेकार न गई। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता था, उनमें से बहुत कुछ पूरा हुआ, और तुम्हें एक अच्छी हालत में देख लेने के बाद मैंने खुदा को जान सौंपी। उस दिन मेरे मजार पर आकर तुमने निढाल होकर अपने आंसुओं के मोती बखेर दिए। उस वक्त की अपने दिल की कैफियत क्या जाहिर करूं कि मुझ पर क्या गुजरती थी और तब से मुझे कितनी बेचैनी है। हाय!
ची मिकदार खूदर खुर्दा बाशम की बर खाकम आयो मन मुर्दा बाशम। काश मुझ में ताकत होती कि मैं उस वक्त तुमसे बोल सकता और तुम्हारे पास आकर तुम्हें गोद में लेकर कलेजा ठंडा करता और तुम्हारे फूल से मुखड़ों से आंसू पोंछकर तुम्हें हंसाने की कोशिश कर सकता। मगर ये सब बातें नामुमकिन थीं। इससे मुझ पर जो कुछ बीती वह मैं ही जानता हूँ। मरकर भी मुझे आराम न मिला, इस नई दुनिया में आकर भी मुझे कल न मिली। जिस हालत में तुम इस वक्त पड़े हो, इसका मुझे जीते जी ही खटका था। खासकर अपनी जिंदगी के आखिर दिनों में मुझे बड़ा ही ख्याल था। इसके इंसदाद की कोशिश भी मैंने बहुत कुछ की, मगर खुदा को मंजूरन थी। इससे काम बनकर भी बिगड़ गया। तुम में से बहुतों ने सुना होगा कि मैंने अपनी मौजूदगी ही में यह फैसला कर दिया था कि मेरे बाद महमूद तुम्हारे कॉलेज का लाइफ सेक्रेटरी बने। इस पर वह शोरश मची और वह तूफाने बेतमीजी बरपा हुआ कि अल अमान। मेरी सब करनी धरनी भूलकर लोग मुझे खुदगर्ज और मतलबी कहने लगे। उस कौमी कॉलेज को मेरे घर का कॉलेज बताने लगे और ताने देने लगे कि मैं अपने बेटे को अपना जानशीन बनाकर कौम से दगा करता हूँ। मुझ पर अहमद की पगड़ी महमूद के सिर की फप्ती उड़ाई गई, पर मैंने कुछ परवाह न की। सैयद महमूद को लाइफ सेक्रेटरी बनाया। अपने जीते जी एक अपने से भी बढ़कर लायक सेक्रेटरी तुम्हारे कॉलेज को दे गया था। पर अफसोस उसकी उम्र ने वफा न की। मेरे थोड़े ही दिन पीछे वह भी मेरे ही पास चला आया। इस वक्त तुम पर जो कुछ गुजरी है, अगर मैं होता तो उसकी यह शक्ल कभी न होती। न सैयद महमूद की मौजूदगी में ऐसा करने की किसी की हिम्मत होती। मगर अफसोस हम दोनों ही नहीं, जो हैं उनके बारे में और क्या कहा जाए, अच्छे हैं। कॉलेज के नसीब, कौम के नसीब, अजीजो, ये कॉलेज तुम्हारे लिए बना था, तुम ही उसमें से निकाले जाते हो, तो ये किस काम आवेगा? उफ, मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हारे लिए ये दारुल उलूम बनाया था या गुलाम खाना। तुम्हारे मौजूदा सेक्रेटरी क्या ख्याल करते होंगे? मगर क्या पस्त ख्याली का नतीजा पस्ती न होना चाहिए? तुम्हारी और तुम्हारे कॉलेज की मौजूदा हालत का क्या मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ? क्या यह इस वक्त का दर्दनाक नजारा मेरी चाल का नतीजा नहीं है? हाँ, ये जंजीरें कौमी तरक्की के पांवों में चाल का नतीजा नहीं है। हाँ, ये जंजीरें कौमी तरक्की के पांवों में अपने ही हाथों से डाली गई हैं। दूसरा कोई इसके लिए कसूरवार नहीं ठहर सकता। अगर इब्तिदा से आखिर तक मेरी चाल एक ही रहती तो ये खराबी काहे को होती? कौमी पस्ती का ऐसा सीन देखने में न आता। न जिल्लत से नफरत न इज्जत का अरमां। मैं वही हूँ जिसने असबाबे बगावत लिखकर विलायत तक में खलबली डाल दी थी। इन सूबों में मैं ही पहला शख्स हूँ जिसने अंग्रेजों को आम राया की राय का ख्याल दिलाया। मैंने ही सबसे पहले डंके की चोट ये जाहिर किया था कि अगर हिंदुस्तान की कौंसिलों में अंग्रेज रियाया के कायम मुकाम लोगों को शामिल करते तो कभी गदर न होता। तुम कभी न समझना कि मैं अंग्रेजों की खुशामद किया करता था या खुशामद को किसी कौम की तरक्की का जीना समझा करता, बल्कि मैंने सदा अंग्रेजों से बराबरी का बर्ताव किया है। कितने ही बड़े बड़े अंग्रेज अफसर मेरे दोस्त रहे हैं, मैंने सदा उनसे दोस्ताना और बेतकल्लुफाना गुफ्तगू की है। कभी उनकी अफसरी या हाकिमी का रोब मानकर उनसे बर्ताव नहीं किया। खुदा की इनायत से सैयद महमूद की तबीयत में मुझसे भी ज्यादा आज़ादी थी और साथ ही उसने मगरबी इल्मों में भी फजीलत हासिल की थी, जिससे उस आज़ादी की चमक दमक और भी बढ़ गई थी। यही वजह थी कि मैंने महमूद को जीते जी अपना कायम मुकाम और तुम्हारे कॉलेज का सेक्रेटरी मुकर्रर किया था। अगर वह होता तो आज तुम लोगों की आज़ादी और इज्जत एक मामूली हिंदुस्तानी कांस्टेबल की हिमायत में ठोकर न खाती फिरती और तुम्हें कॉलेज से निकालकर कांस्टेबलों को कॉलेज के अहाते में न ला खड़ा किया जाता। मेरे बच्चों,
मेरी एक ही कमजोरी का ये फल है जिसे तुम भोग रहे हो और जिसके लिए आज मेरी रूह कब्र में भी बेकरार है। मेरी उस कमजोरी ने खुदगर्जी और खुशामद का दर्जा हासिल किया। पर सच ये है, मैंने जो कुछ किया कौम की भलाई के लिए किया, अपने फायदे के लिए नहीं। पर वैसा करना बड़ी भारी भूल थी, यह मैं कबूल करता हूँ, और उसका इतना खौफनाक नतीजा होगा, इसका मुझे ख्वाब में भी ख्याल न था। मैंने यही समझा था कि इस वक्त मसलहतन ये चाल चल ली जाए, आगे चलकर इसकी इस्लाह कर ली जाएगी। मैं यह न समझा था कि यह चाल मेरी कौम के रगोरेशे में मिल जाएगी और छूटने के बजाय उसकी खूबू और आदत बन जाएगी। अफसोस, खुद करदा खुद करदारा इलाजे निस्त। हिंदुओं से मेल रखना मुझे नापसंद नहीं था। मेरे ऐसे हिंदू दोस्त थे जिन्होंने मरते दम तक मुझसे दोस्ती निभाई और जिनकी सोबत से मुझे बड़ी खुशी हासिल होती थी। कॉलेज के लिए उनसे माकूल चंदे मिले हैं। पंजाब में कॉलेज के चंदे के लिए दौरा करने के वक्त लेक्चर में मैंने कहा था कि हिंदू मुसलमानों को मैं एक ही आंख से देखता हूँ। क्या अच्छा होता जो मेरे एक ही आंख होती, जिससे मैं इन दोनों को सदा एक ही आंख से देखा करता। अफसोस, अपनी कौम की शकस्तहाली ने मुझे उस सच्चे रास्ते से हटाया। मैंने सन 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुखालिफत करके हिंदू मुसलमानों को दो आंखों से देखने का ख्याल पैदा किया और अपने उन्हीं सच्चे और पुराने ख्यालात पर पानी फेरा जिनका दावेदार कांग्रेस से पहले मैं खुद था। ख्याल करने से तजुब और अफसोस मालूम होता है कि मैंने वह सच्चा और सीधा रास्ता छोड़ा भी तो किसके कहने से कि जो असबाबे बगावत लिखने के वक्त मेरे पिछले ख्यालात का तरफदार था और उसी ने मेरी उस उर्दू किताब का अंग्रेजी तर्जुमा कर दिया था। काश सर ऑकलैंड कॉल्विन इन सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर न होते। काश सर ऑकलैंड कॉल्विन इन सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर न होते और उसी हैसियत में रहते जैसे उस किताब के तर्जुमा करने के वक्त थे। मेरे अजीजों, जमाने की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। वह सबको अपने रास्ते पर घसीट ले जाती है। अगरचे तुम लड़के नहीं हो, जवान हो और माशाअल्लाह तुम में से कितनों ही के दाढ़ी मूंछें भी निकल रही है, मगर इस कॉलेज में तुम पर्दे की बूबू की तरह रखे जाते हो, गैर के साए से बचाए जाते हो। तुम्हारे हर काम पर अंग्रेज प्रिंसिपल वगैरह वैसा ही पहरा रखते हैं जैसे दाया और मामा छू छू गोद के और उंगली के सहारे के बालकों पर रखती हैं। पर इतने पर भी तुम निरे गोद के बच्चे नहीं बने रह सके। बहुत दबने पर तुम्हें जवानों की तरह हिम्मत करनी पड़ी। गोद के बच्चे क्या सदा गोदी में रह सकते हैं? उफ, अजीब मखमसे में फंसे हो। तुम्हारे गोरे अफसर एक गोरे हाकिम की खुशामद को तुमसे अजीज समझकर एक कांस्टेबल पर तुम्हें निसार करते हैं और तुम्हारे सेक्रेटरी दृष्टि अपनी वफादारी के दामन पर दाग नहीं लगने देना चाहते। अगर वह तुम्हारी तरफदारी करें तो अंग्रेज अफसर उन्हें बागी समझेंगे। तुम्हारी सांप छुछुदर की सी हालत हुई। सबसे गजब की बात है कि यह पस्तहिम्मती मेरी ही पॉलिसी बताई जाती है और इसका अमल दरामद करना मेरी रूह को सवाब पहुंचाना समझा जाता है। मेरा जी घबराता है कि हाय, एक मामूली सी कमजोरी के लिए ये जिल्लत। जो झूठे टुकड़े अंग्रेज अपनी मेज पर से इस मुल्क के हिंदू मुसलमानों की तरफ फेंक देते हैं, उनमें से 2-4 मुसलमानों के लिए ज्यादा लपक देने के लिए ये जिल्लत। इस वक्त कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहकर तुम्हें तसल्ली दूं। इससे एक उलुलम शायर का एक मिसरा पढ़कर यह खत खत्म करता हूँ। तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे। सैयद अहमद अज जन्नत, भारत मित्र, 9 मार्च 1907। धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी या पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित निबंधों के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।